अब देखिए ये हमारा चौथा फंक्शन है विच इज़ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन होता क्या है, आपने 6-7 पढ़ा होगा यार, एक रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स मीनिंग जो भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाएं, जो भी नंबर आप पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। और पी बाई क्यू फॉर्म यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, एफ एक्स को 1/x के 1 डिवाइड बाय कोई भी वैल्यू हो, तो ये काइंड ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म हो गई। तो हमने एक स्टैंडर्ड रैशनल नंबर लिया, रैशनल फंक्शन लिया। अब इस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से समझिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए यार, ये जो फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन का जो मेरा डोमेन है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। याद करिए हमने सेट्स में पढ़ा था कि जो माइनस होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सेट में से कौन सी वैल्यूज हटी हुई हैं। जैसे ऑल रियल नंबर्स -0 मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। इसको हम ये भी कह सकते हैं, हमने सेट्स में पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ वहाँ से नहीं आई है आपकी माइनस ऑपरेशन जो सेट्स पे अप्लाई होता है। तो ये हमारा क्या बता रहा है कि सारे रियल नंबर्स डोमेन है एक्सेप्ट 0। उसके बाद ये जो मेरा आर क्या बता रहा है कि जो आउटपुट है मेरा वो क्या होगा, मतलब रेंज जो होगी मेरी वो रियल नंबर्स होगी, ऑल रियल नंबर्स में से होगी। तो ये हमारे को क्या बता रहा है, रैशनल फंक्शन डिफाइन करा हमने। अब उसके बाद इसका थोड़ा ग्राफ को समझिए। अगर मैं देखिए इसके ग्राफ को देखूं तो जब मैं यहाँ पे समझिए, जब ये 1 है, 1 से जस्ट पहले तक, 0 से 1 के बीच में ये जो ग्राफ है मेरा, जब x के लिए 0 से 1 के बीच में है, तो ये ऊपर से आ रहा है थोड़ा, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ पाए, ये इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर समझना चाहें थोड़ा एक चीज़ को, थोड़ा इसको थोड़ा एलिब्रेट करते हैं और समझते हैं, थोड़े से एलेबोरेट करके समझते हैं। अब देखिए जैसे कि मैं लिखता हूँ एफ एक्स, कोई भी नंबर है अगर 1 बाय लेट से 2, 1 बाय लेट से शुरू करते हैं 1 बाय 1, तो 1 बाय 1 इज़ 1, 1 बाय 2 इज़ 0.5, 1 बाय 4 इज़ 0.25। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जब मैं नीचे वाला न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, जब भी मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ न्यूमिनेटर की वैल्यू से, न्यूमिनेटर की वैल्यू छोटी और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, या इसे ऐसा कहें, हाँ ऐसा भी बोल सकते हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू जो मेरी बढ़ रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है वो छोटा होता जा रहा है। लेकिन उल्टा अगर करके देखें, ऊपर न्यूमिनेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर की वैल्यू जब 1 से कम होने लगेगी, 1 से कम, लेट से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 0.1, तो ये हो जाएगा 10, 1 बाय 0.01 तो ये हो जाएगा 100, सेम 1 बाय 0.001 ये हो जाएगा 1000। इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे मेरा डिनोमिनेटर 1 से छोटा होता जा रहा है और 0 की तरफ को मूव करता जा रहा है, वैसे वैसे मेरा ओवरऑल रिजल्ट बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो एक और चीज़ यही आप समझ पा रहे होगे, जो मेरा इन्फिनिटी है उसको हम 1/0 क्यों लेके चलते हैं, इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे ही मैं 0 की तरफ को अप्रोच कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरा जो रिजल्ट है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है रैपिडली। तो जब 0 पे जाएगा तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो इन्फिनिटी के बराबर होगी। ये अजम्पशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये जस्ट एक इस तरीके से माना गया है कि आप इन्फिनिटी को 1/0 भी लिख सकते हैं, बट 1/0 इज रिजल्ट ही होगा ये जरूरी नहीं है, इसका प्रूफ नहीं है, बट हम इसे यूज कर लेते हैं। तो यहीं से आप समझ सकते हैं जैसे जैसे वो 0 से 1 की तरफ बढ़ा तो वो एक्चुअली इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रहा है, क्योंकि जैसे ही 1/1 होगा तो वैल्यू इज 1, 1 पे उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1 पे अगर मैं देखूं तो उसकी वैल्यू देखिए 1 हो रही है, और जैसे ही 1 से ऊपर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो वैल्यू छोटी होती जा रही है। देखिए जैसे जैसे 1 से वैल्यू बढ़ती जाएगी इस पूरे सिनेरियो में, ये 1 से बढ़ रही है वैल्यू, यहाँ पे इस पूरे सिनेरियो में 1 से नीचे जा रही है, जब 1 से ऊपर जा रही है तो वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो वो देखा जाए तो एक वक्त पे आके x की 0 पे मैच कर जाएगा, x एक्सिस पे मीट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं आगे जाके ये x पे मीट करेगा, और ये क्या बता रहा है, कहीं आगे से ये y पे मीट कर रहा था और वहाँ से वापसी आया है। समझ पाए आप, ये तब है जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। सेम एज फॉर नेगेटिव वैल्यूज,
फॉर नेगेटिव एक्स वैल्यूज़ तो ये उल्टा हो जाएगा। अब जब पॉजिटिव में वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही है तो नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है यहाँ पे हमारे को, और सेम टू सेम इमेज बन रही है। अब इसको ध्यान से समझिए। अब अगेन जब भी आप इसे ऐसे समझिए, जब भी जो मेरा फंक्शन है, एक छोटा सा मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ। जो भी मेरा फंक्शन होता है, अगर मेरे फंक्शन में x की वैल्यू पे y की वैल्यू डिपेंड है, वो तो होती है, x की वैल्यू के साइन पे y की वैल्यू का साइन सेम टू सेम आ रहा है, जो भी मेरा x का साइन है सेम y का भी साइन आ रहा है, तो आप गौर करेंगे जो मेरा ग्राफ बनेगा पॉजिटिव एक्सिस के लिए जो भी बनेगा वो तो मैं बना लूँगा, लेकिन जो नेगेटिव एक्सिस के लिए मेरा ग्राफ बनेगा, नेगेटिव x के लिए जो मेरा ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव x की डबल इमेज होगा हमेशा। जो कि हमने ऊपर एक फंक्शन था उसमें हमने देखा भी था, पॉलिनोमियल फंक्शन के एक्स क्यूब में हमने देखा था ये चीज़, डबल इमेज किस तरीके से बनाता है। जो पॉजिटिव एक्स पे इमेज बन रही होगी उसी को पहले तो वो नेगेटिव एक्स की तरफ एक इमेज बनाएगा वाई को मिरर मान के, और फिर उस इमेज का भी एक इमेज बनेगा एक्स को मिरर मान के। तो ये हमेशा कब आएगा, जब भी रिजल्ट आपका क्या होगा, जब भी एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, एक्स का साइन सेम टू सेम वाई का साइन बन जाएगा। मतलब बेसिकली जो पावर होगी ना वो ऑड होगी, जो एक्स की पावर्स होंगी वो ऑड होंगी पॉलिनोमियल फंक्शंस में, तब ऐसा होगा, वो डबल इमेज जरूर बनाएगा। समझ पाए आप इस चीज़ को? ये था हमारा रैशनल फंक्शन। अब उसके बाद हम अपना अगला फंक्शन देखते हैं। देखिए ये हमारा अगला फंक्शन है जो कि हमारा होने वाला है मॉडुलस फंक्शन। इसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। इस फंक्शन को थोड़ा पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसके ग्राफ पे आते हैं। देखिए इस फंक्शन का काम क्या है। इस फंक्शन का काम है कि जो भी आप x की वैल्यूज़ आप देंगे ये नेगेटिव उसके रिज़ल्ट को होने नहीं देगा। मतलब अगर रिज़ल्ट का साइन जो है वो नेगेटिव होगा तो ये उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और जब भी आपका fx का जो रिज़ल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा तो उसे पॉजिटिव रहने देगा, और जैसे वो नेगेटिव होगा उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। किस तरीके से करता है ये काम देखिए। f ऑफ x अगर मैं बात कर रहा हूँ वो x है, मतलब मॉड x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि ये रिटर्न करेगा x अगर तो x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल 0 हो। मतलब x की वैल्यू जब जब ग्रेटर दैन इक्वल 0 होगी, मतलब इनपुट जब जब वो पॉजिटिव होगा तो fx का रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव ही आ रहा है, इसीलिए वो पॉजिटिव रिटर्न करेगा। और जैसे ही माइनस एक्स रिटर्न कब करेगा, जब भी x की वैल्यू लेसर दैन 0 होगी। मतलब जब जब इनपुट माइनस में हो जाएगा तब तब वो आउटपुट को भी माइनस में कन्वर्ट करेगा, जिससे क्या होगा, इनपुट और आउटपुट का माइनस माइनस आपस में प्लस होगा। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा समझे कि ये बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। देखिए जब आप x को ध्यान से समझिएगा इसे, कि जब मेरा यहाँ पे इनपुट, मॉड को आप ऐसे रखिए और अंदर फंक्शन को इस तरीके से समझिए, जब मेरा जो इनपुट है x है ये पॉजिटिव होगा तो ये जो मॉड है ये अपने आप को क्या कर लेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा। अंदर भी वैल्यू पॉजिटिव, बाहर भी पॉजिटिव। सेम जैसे ही आपका जो मॉड ऑफ x है ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव क्या, माइनस ऑफ x होगा, तो मॉड अपने आप को क्या करेगा, मॉड अपने आप को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। ये जो मेरा मॉड है ये अपने आप को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो मेरा रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव x हो जाएगा। सेम यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मॉड का काम क्या है, अंदर का जो भी रिजल्ट मेरा, उसका जो भी साइन होगा ये अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा। अंदर का साइन अगर पॉजिटिव आएगा उसका रिजल्ट का साइन पॉजिटिव आएगा। बेसिकली मॉड के अंदर आप जो भी लिखें अगर ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा तो मॉड अपने आप को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन अंदर का अगर नेगेटिव आएगा तो मॉड अपने आप को नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेगा, सो दैट ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव ही रहे मेरा। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? एक और फंक्शन के थ्रू समझते हैं, फिर हम इसके ग्राफ पे आएंगे। मान के चलते हैं एक फंक्शन अगर मैं लूँ f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। अब इसको देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये x माइनस 2 ही रहेगा। आप इसको ऐसे देखिए, ऐसे करिएगा हमेशा, जो भी अंदर की वैल्यू है विच इज़ x माइनस 2 ये ग्रेटर दैन इक्वल 0 कब होगी, मतलब पॉजिटिव कब रहेगी, कब रहेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया, -2 को आप शिफ्ट करिए राइट हैंड साइड, तो आपका आया 2।
जब जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू होगी ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब जो रिजल्ट है मेरा अंदर का जो x माइनस टू है ये पॉजिटिव कब कब आएगा, जब जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा। अब उसका उल्टा ही जस्ट क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव, ये नेगेटिव ऑफ x माइनस टू हो जाएगा कब कब, जब जब x लेसर दैन टू हो जाएगा। समझ पाए आप इस चीज़ को? आप इसे इमेजिन भी कर सकते हैं, x माइनस टू है यहाँ पे, जैसे ही मैं x से ग्रेटर वैल्यू देता हूँ तो x की वैल्यू लेट से 2.1, 2.1 माइनस टू इज 0.1 विच इज़ पॉजिटिव। अब अगर x की वैल्यू 2 से छोटी हो जाए लेट से 1.9, तो 1.9 माइनस टू इज आपका आएगा माइनस 0.1 विच इज़ नेगेटिव। तो मॉड अपने आप को नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं? मॉड थोड़ा अच्छा फंक्शन है, इसका काफ़ी एप्लीकेशंस भी हैं, हम आगे चल के इसको समझेंगे भी। आप ये समझिए 11th में तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन 12th में तो आपको भरपूर है ये। 12th में तो आपके पूरा एक प्रॉपर चैप्टर है जहाँ पे आप मॉड को लेके चीज़ों को समझ पाएंगे। और जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं या जो भी बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉड को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन तो फिक्स होता ही है, आता ही आता है। जेई के अंदर तो ये मतलब नॉर्मल है पूछ लेना, उनको ऐसा लगता है बिल्कुल ही सबको आता ही होगा, और सीयूटी के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो आप आगे चल के भी समझेंगे। अभी के लिए बस इतना ही अंडरस्टैंड करते हैं। अब थोड़ा इसका ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ किस तरीके से हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। अब देखिए, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, मैंने बताया था आपको ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉजिटिव x को देखेंगे। जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी उस वक्त मेरा y किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, हम बस उसको स्टडी करेंगे। अब देखिए, जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, मैंने कहा x की वैल्यू 1, तो यहाँ पर y की वैल्यू भी क्या आ रही है 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2। ये मॉड ऑफ x का ग्राफ है। सेम एज अब यहाँ पे जब नेगेटिव होने जा रहे हैं तो मॉड तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए -1 के लिए भी रिजल्ट क्या है 1, और -2 के लिए भी रिजल्ट क्या है 2। तो काइंड ऑफ क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट आपकी इमेज बन रही है। ये वाई एक्सिस को अगर आप मिरर मान के चलें तो ये एक इमेज है वाई एक्सिस के अबाउट। समझ पाए आप इस चीज को? ये तो हमारा सिंपल मॉडुलस फंक्शन, इसके बारे में हम आगे और भी स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ सकते हैं कैसे काम करता है मॉड का। देखिए बेसिक सिंपल चीज़ है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। मॉड के अंदर का रिजल्ट आप देखिए कब कब वो किस एक्स की वैल्यूज से वो पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, तो उन वैल्यूज़ के लिए वो अलग रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए थोड़ा अगर इस ग्राफ को, इस वाली चीज़ को समझे, ये आपके लिए नया होगा थोड़ा कि किस तरीके से मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे, तो आप समझिए ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब तक हमने जनरली क्या पढ़ा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर समथिंग, ऐसा ही कुछ कि एक नॉर्मल फंक्शन है, उसमें एक्स की वैल्यू उसके लिए वाई की वैल्यू आ रही है। अब देखिए ये वाले जो इस टाइप के फंक्शन होते हैं, जहाँ पे इस तरीके से मैंने जो डिफाइन किया है यहाँ पे ये वाला फंक्शन, अब यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से समझिए ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये बता रहा है कि x की वैल्यू के अकॉर्डिंग एफ एक्स रिएक्ट कर रहा है। जब जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू होगी, एफ एक्स मेरा क्या बन जा रहा है, एफ एक्स मेरा x माइनस टू हो रहा है। लेकिन जब जब x की वैल्यू लेसर टू होगी, एफ एक्स मेरा कैसे वर्क कर रहा है, माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ टू, एफ एक्स चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या बताता है कि इनपुट की अलग अलग वैल्यूज के लिए एफ ऑफ एक्स कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये अब आगे चल के थोड़ा और पढ़ेंगे फंक्शन में, अभी जब इसके क्वेश्चंस करेंगे वहाँ और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि एक होता है नॉर्मल फंक्शन जिसमें एक्स की सारी, थ्रू आउट एक्स की ऑल वैल्यूज़ के लिए फंक्शन सेम वर्क करता है। ये अलग तरीके का फंक्शन है जो एक्स की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। जैसे जैसे x की वैल्यू आएगी वैसे वैसे एफ एक्स अपने आप को कन्वर्ट करेगा। लेट से x की एक सर्टेन वैल्यूज़ के लिए एफ एक्स कुछ और है, x की सर्टेन वैल्यूज़ के लिए एफ एक्स कुछ और है। हो सकता है सर्टेन वैल्यूज़ के लिए एफ एक्स डिफाइंड भी ना हो, ये भी हो सकता है। समझ पाए आप? ये भी आप आगे जो एग्जाम्पल्स होंगे, इसके जो क्वेश्चंस होंगे, उनसे और अच्छे से आप समझ पाएंगे किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये था हमारा सिंपल मॉडुलस फंक्शन। इसके बाद हम अपना अगला फंक्शन समझते हैं। अब देखिए ये हमारा अगला फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन है क्या, ये कंपेयर मत करिएगा सिंघम मूवी के साथ, ये थोड़ा अलग फंक्शन है। इसको हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन।
नाम कहाँ से आया ये आया है नाम आपके बेसिकली जो साइनसॉइडल वेव होती है ना, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, उसके अंदर साइन थीटा पढ़ा होगा, ये नाम वहाँ से आया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बेसिकली क्या कि भाई ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर आप इसे ध्यान से यहाँ पे देखें, जब जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी तब तब fx हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन विच इज़ 1, और जब जब x की वैल्यू 0 होगी तब तब ये एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह रिएक्ट करेगा विच इज़ इक्वल 0। जब जब यहाँ पे x की वैल्यू लेसर 0 होगी तब तब fx मेरा यहाँ -1 होगा, ये -1 की तरह रिएक्ट करेगा f ऑफ x। ग्राफ समझिए थोड़ा इसका। अब यहाँ देखिए ग्राफ क्या कहता है, पॉजिटिव x मतलब 0 से जब जब बड़ी होगी वैल्यू, 0 से जब जब बड़ी होगी एक्सक्लूडिंग 0, याद रखिएगा एक्सक्लूडिंग 0, मैं 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 0 से जस्ट ऊपर से स्टार्ट हो, समझ पाए आप, 0 नहीं 0 से ऊपर, जब जब 0 से ऊपर यहाँ वैल्यू होगी x की तब तब यहाँ पे देखिए x की हर वैल्यू के लिए y की सेम ही वैल्यू आ रही है विच इज़ 1, समझ पाए आप। और जब x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 0, समझ पाए इसके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू जब जब ग्रेटर 0 है, नॉट इंक्लूड 0, ग्रेटर 0, तब तब fx 1 की तरह वर्क कर रहा है, और जैसे ही x की वैल्यू 0 हो गई fx 0 की तरह रिएक्ट कर रहा है, और जब जब x की वैल्यू लेसर 0 हो गई मतलब नेगेटिव वैल्यूज जब जब आएंगी, जैसे कि नेगेटिव वैल्यू आना स्टार्ट होंगी तब तब वो हर नेगेटिव x के लिए क्या रिटर्न कर रहा है, जस्ट -1। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को, किस तरीके से हमारा यहाँ पे f ऑफ x काम कर रहा है। ये हमारा सिग्नम फंक्शन होता है। सिग्नम फंक्शन देखिए समझिए, ये मैंने क्यों आपको बोला था साइन से मैच करता है। आप याद करिए जो मेरी साइन थीटा की वैल्यू हुआ करती थी 10th में, आपने साइन अपने ट्रिक को पढ़ा होगा। अप्लाइड वाले बच्चे बस इंट्रो के लिए समझ सकते हैं, बाकी कोर वाले बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, और क्योंकि उनको पढ़ना भी है ट्रिको, नॉर्म कोर वालों को। जो अप्लाइड वाले उनके लिए ट्रिको अब है नहीं, लेकिन जस्ट फॉर इंट्रो मैं बताना चाहता हूँ कि सिग्नम काम कैसे करता है। सिग्नम की देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 और मिनिमम क्या है -1, समझ पाए आप। और साइन की याद करिए वैल्यू क्या होती थी 1 और -1, ठीक, -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यू साइन देता था, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम क्या देता था 1 और -1। तो सिग्नम फंक्शन आपको यही बता रहा है कि साइन थीटा हमारा एक ट्रिगो वाला फंक्शन जो होता था वो एक्चुअली ना, आप ये देखिएगा जो वेव्स होती हैं वो वेव को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम साइनोसॉइडल वेव भी बोलते हैं। तो उसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो अब हम सिग्नम फंक्शन के थ्रू भी निकालते हैं। सिग्नम फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि आपके पूरे फंक्शन को एक बाउंड कर देता है 1 और -1 के बीच में, दो वैल्यूज़ के बीच में किसी भी फंक्शन को बाउंड कर सकता है। देखिए जब आप मल्टीपल फंक्शंस को कंबाइन करते हैं ना, तब वहाँ सिग्नम फंक्शन काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। देखा जाए तो वो जेई वाले बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, आपकी सीबीएसई में तो ये चीज़ नहीं होगी कि मल्टीपल फंक्शन को कंबाइन करके कुछ बनाने को हो, लेकिन आप समझ सकते हैं सिग्नम फंक्शन का यूज़ कैसे होता है वहाँ पे। तो ये था हमारा सिंपल सिग्नम फंक्शन। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, जो इसकी डोमेन है वो तो सारे रियल नंबर्स हैं, कोई भी नंबर आप दे दो सब डोमेन में इंक्लूड है, लेकिन जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज़ है, -1 है, 0 है, या तो वो 1 है, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है रेंज की। x की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए वो -1 दे रहा है एक्सक्लूडिंग 0, और 0 के लिए वो 0 दे रहा है, और ऑल नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए वो 1 दे रहा है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि x की वैल्यू, यहाँ पे fx की जो वैल्यूज़ है वो सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ वैलिड है, 1, 0 एंड -1, इसके अलावा fx की और कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हमारा अगर इन तीनों का सेट बनाया जाए तो वो हमारा रेंज होगा। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को, सिग्नम फंक्शन कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। अब इसके बाद हम अपना अगला फंक्शन देखते हैं। अब देखिए ये हमारा अगला फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे ये क्या काम कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ग्रेटेस्ट है और इंटीजर है ना। इसको थोड़ा सा अगर हम समझना चाहें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स, उसको क्लोज ब्रैकेट जो होते हैं हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम अपने फंक्शन को मेंशन करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं वो अगर x हो, जो कि हमारा स्टैंडर्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में काउंट होता है, तो वो किस तरीके से काम करेगा। अब देखिए यार, कंफ्यूज मत होइएगा, जब मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वही होता है।
स्टैंडर्ड का बेसिकली मतलब जो ज़्यादातर आप उसे छोटे एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं, इज़ लाइक दिस कि उसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए हम उसे स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। बाकी उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं वही हो। जैसे कि हम पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहे थे, हम एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर देखा, तो वो स्टैंडर्ड है, उसको आसानी से उसको ड्रॉ करके उसको समझा जा सकता है। बाकी बनाने को आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का भी बना सकते थे ग्राफ, लेकिन वो स्टैंडर्ड ना होके वो नॉर्मल बनता, तो उसको पहले कैलकुलेट करके अच्छे से ड्रॉ करना पड़ता। स्टैंडर्ड बोलने का मतलब ये है कि मैं आपको एक आसान ग्राफ के थ्रू वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर स्टैंडर्ड नहीं होता तो आप कोई भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं स्टैंडर्ड ही बनाए, कोई भी बना सकते हैं। बस स्टैंडर्ड ज़्यादातर लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वो आसानी से एक्सप्लेन कर पाएँ उस चीज़ के बारे में आपको। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स लिख रहा हूँ विच इज़ अ स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि अगर एक्स हो नॉर्मल हो तो तब कैसे वर्क करेगा मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए ये क्या काम करता है, एक सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न कराएगा। जैसे कि अगर मेरी वैल्यू 0 से x की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, अगर वो 0 से 1 के बीच में हो, जिसमें 0 इंक्लूड हो और 1 इंक्लूड ना हो, इसमें जो मैं ये वाली चीज़ लिख रहा हूँ इसका मतलब है लेसर और इक्वल। इसको पढ़ते ऐसे हैं, अगर मैं इसे पढ़ना चाहूँ इसे ऐसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर 0 इज लेसर देन इक्वल टू x। समझ पाए आप? तो इसका मतलब क्या होता है, लेसर भी और इक्वल भी, दोनों की बात हो रही है, आइदर लेसर और इक्वल। ठीक, ये चीज़ आप समझे। अब इसके बाद हम आते हैं अगले पे, जब जब ये ऐसा होगा तो fx मेरा क्या काम करेगा, fx इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ पाए? और इसके बाद अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, जिसमें 1 इंक्लूड है 2 इंक्लूड नहीं है, इन पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, fx क्या हो जाएगा मेरा 1। जितने भी 1 और 2 के बीच की वैल्यूज है, ऑल डेसिमल वैल्यूज, इन्फिनिटी वैल्यूज हैं, बहुत सारी वैल्यूज है, हर वैल्यू के लिए fx क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, जब जब वो 1 और 2 के बीच में होगा। समझ पाए आप? अब यार एक क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज हो रहा होगा कि यहाँ पे तो 1 और 2 के बीच में है, तो मैं 1 क्यों ले रहा हूँ, 1 ग्रेटेस्ट कैसे हो, ग्रेटेस्ट तो 2 हो गया, 1 कैसे ग्रेटेस्ट हो गया। तो थोड़ा एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप किसी सब्जी वाले पे जाते हो, कोई बार्गेनिंग करते हो, सब्जी वाला, कपड़े वाला, किसी से भी जब आप बार्गेनिंग करते हो, लेट से सामने वाला कहता है कि भाई ये कितने का दिया, आपने पूछा भाई कितने का दिया, सामने वाले ने कहा भाई साहब ये मैंने दिया 150 रुपीज़ का, लेट से 149 का दिया। आप क्या कहते हो, भैया 149 नहीं 100 लगाओ। समझ पाए आप? तो आप क्या कर रहे हो, ग्रेटेस्ट बार्गेनिंग, कि आप अपनी वैल्यू बचा रहे हो, 50 को कम कर रहे हो वहाँ पे, तो ग्रेटेस्ट हो गया एक तरीके से। तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, राउंड ऑफ जो हो रहा है मेरा वो लो पे हो रहा है, ना कि अप पे हो रहा। तो एक काइंड ऑफ आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को राउंड ऑफ भी कह सकते हो रियल टाइम्स में। यहाँ पे राउंड ऑफ करके बड़े की तरफ नहीं छोटे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में भी हम ऐसा करते हैं, छोटे की तरफ जाते हैं, बड़े की तरफ नहीं जाते। कभी आपने ऐसा सुना किसी ने कहा भाई साहब ये सामान कितने का दिया, भैया जी 170 का दिया, नहीं भैया 200 ले लो आप इसके, ऐसा नहीं होता, हम उसे कम करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ जब और 1 और 2 के बीच में है, 1 इंक्लूड है 2 इंक्लूड नहीं है, इस सिचुएशन में समझिए जो x है उसके पास जो इंटीजर है वो 1 ही है, बाकी सारे डेसिमल्स हैं। तो वो कोशिश ये कर रहा है कि वो इंटीजर की तरफ मूव करे, 2 इंक्लूड नहीं है उसमें, देखिए 1 ही इंक्लूड है, तो उस पर इंटीजर सिर्फ एक ही है विच इज़ 1, 1 और 2 के बीच में, इसीलिए वो 1 की तरफ को मूव कर रहा है, ना कि 2 की तरफ को। समझ पाए आप? इसीलिए हम इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहे हैं। अब इसके ग्राफ को थोड़ा समझिए। अब यहाँ देखिए मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ मैंने लिखा भी x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है। अब ये देखिए आपको सर्कल दिख रहा होगा, सर्कल हॉलो है। अब देखिए हॉलो सर्कल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लेट से ये इनइक्वालिटी में आप आगे चल के पढ़ेंगे भी। अगर मैं जैसे नंबर लाइन पे बात करूँ, लेट से मैं बात कर रहा हूँ, इसी को अगर रिप्रेजेंट करूँ कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल 1 है, लेट से ये मेरा 1 है और ये मेरा 0 है, तो 1 से ऊपर है, लेकिन 1 इंक्लूड है और 2 इंक्लूड नहीं। लेट से मैं बात कर लेता हूँ कि अगर वो x की वैल्यू अगर लेसर दैन x की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 1 हो सिर्फ, तो यहाँ पे देखिए 1 से बड़ी है, 1 नहीं है, लेकिन तो 1 को मुझे हटाना है, तो उसी के लिए मैं एक सर्कल को हॉलो छोड़ देता हूँ खाली। तो ये क्या बता रहा है
किस पर्टिकुलर वैल्यू को वो इंक्लूड नहीं कर रहा, बाकी सबको वो इंक्लूड कर रहा है। यहाँ पे जो मेरा लिखा हुआ है क्या बता रहा है कि ऑल वैल्यूज आर इंक्लूडेड एक्सेप्ट 3 ऑल वैल्यूज आर इंक्लूडेड। तो ये हॉलो का मतलब ये है, इसी को अगर आप फिल कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, वो पर्टिकुलर वैल्यू भी इंक्लूडेड हो जाएगी। इसको इसीलिए रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर वैल्यू, बेसिकली वो वैल्यू जहाँ पे वो फंक्शन ना बिहेव अलग तरीके से कर सकता है, जहाँ पर भी उसका सैचुरेशन पॉइंट कह सकते हो आप, बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट जो होगा उसको हम इस तरीके से होलो या सॉलिड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। वो आप इनक्वालिटी में भी पढ़ेंगे थोड़ा आगे चल के, अभी के लिए आप बस इतना समझ सकते हैं। तो 0 से 1 के बीच में वो क्या कर रहा है, ये वैल्यू दे रहा है जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ इसको समझिए, ये क्या कह रहा है, 1 से 2 जिसमें 1 तो इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है। x की इन सारी वैल्यूज़ के लिए देखिए y की वैल्यू क्या आ रही है, सिर्फ 1। सेम एज फॉर दिस, सेम एज फॉर दिस और दिस। और नेगेटिव में जब गए तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, -1 से लेके 0, -1 से लेके 0 जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, वो क्या रिटर्न कर रहा है, -1। और -2 से -1 जिसमें -1 आपका इंक्लूड नहीं है, तो उस केस में क्या काम कर रहा है, वहाँ पे रिटर्न कर रहा है -2। समझ पा रहे हैं आप ये चीज़, किस तरीके से हमारा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम करता है। और ये जो फंक्शन है हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर है, समझ पाए आप यहाँ पे। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे जो रियल नंबर है आउटपुट वाला पार्ट, वो हमेशा क्या रहने वाला है, एक इंटीजर सेट का होने वाला है, वो कभी भी डेसिमल्स में नहीं जाएगा, वो इंटीजर ही रहेगा। लेकिन जो इनपुट वाला पार्ट है वो ऑल रियल नंबर्स, वो सारे नंबर एक्सेप्ट करेगा। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन। देखिए अब तक हमने जितने फंक्शन पढ़े हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने तरीकों के स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, इनसे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं यार। आपको लगता होगा, क्योंकि जितने भी फंक्शन हम बनते हैं, मोर और लेस जितने भी हमने अब तक फंक्शन देखे, इन सबको मिला जुला के ही बनाए जाते हैं। समझ पाए आप, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे इसीलिए हमने इनको देखा। ऐसा नहीं सिर्फ यही है, फंक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन चुनिंदा फंक्शन जो अगर हम देखें, जो थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं और सिलेबस में भी आपके मैंशनड है, वो हमने देखे हैं अभी तक। समझ पाए आप इस चीज़ को। तो अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फंक्शन कंप्लीट होता है। फंक्शन वाला जो पार्ट था अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हमने समझा किस तरीके से, अगर हम समराइज करने जाएं तो समझिए, हमने रिलेशन समझा कि रिलेशन क्या होता है, सेट के ऊपर कैसे रिलेशन बनाया जाता है। फंक्शन जब हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन फंक्शन कहलाता है। कैसा रिलेशन, जो एक सिंगल एलिमेंट की सिंगल ही इमेज बनाए। एक एलिमेंट सिंगल इमेज जब बनाता है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनाए, तो इस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन बोल देते हैं। हमने ये समझा। फिर फंक्शन के बाद हमने समझा कि फंक्शन का अलजेब्रा कैसे होता है किस तरीके से जब दो फंक्शन को हम मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न करें, माइनस करें, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो हमने समझा। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हमने देखे अलग अलग तरीके के, जैसे कांस्टेंट, लीनियर और आपके पॉलिनोमियल, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम, ये सारे फंक्शन हमने समझे किस तरीके से ये स्टैंडर्ड फंक्शन काम करते हैं। और हमारा यहाँ पे ये फंक्शन वाला जो पार्ट था, बेसिक पार्ट, वो कवर होता है। अब इसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ आप और अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चंस के अंदर रेंज डोमेन किस तरीके से हम फाइंड आउट करें, किस तरीके से हम एक फंक्शन को अंडरस्टैंड करें, क्या उसका इनपुट हो सकता है, किस तरीके से वो आउटपुट बनाएगा, अगर इनपुट ये रखूँ तो आउटपुट क्या होगा, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी टॉपिक्स की बात करें तो ये हमारा अब तक का फंक्शन के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। थैंक यू।